हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या क्या बातें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कूलॉम ने ये बताया कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, कोई दो चार्ज बॉडीज़ रखी हुई हैं, तो उन चार्ज बॉडीज़ की वजह से आपस में एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स अगर चार्ज बॉडीज सेम है तब उन पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और उन्होंने ये बताया कि जो लगने वाला फोर्स है वो उन दोनों चार्ज बॉडीज़ के जो चार्ज है उन पर जो आवेश है उनके मैग्नीट्यूड के, यानी कि उनके परिमाणों के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो फोर्स लगने वाला है वो उन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कूलॉम ने ये बताया कि किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हम इसको दोनों को जब ऐड करें तो ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड करेंगे K, तो ये हमारे पास ओवरऑल हो जाएगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही कूलॉम का नियम है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार किसी भी दो चार्ज बॉडी या दो आवेशित बॉडी के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो है वो उनके आवेश के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को हम व्युत्क्रमवर्ग का नियम कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दो चार्ज लिए Q1 और Q2, इन दोनों के बीच डिस्टेंस R है, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो कहलाएगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम अब बात कर रहे हैं कि जो हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर जो कांस्टेंट ऐड किया था K, उसकी वैल्यू के बारे में। तो K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो K की वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी यूनिट हमें खास ध्यान रखना है। K की यूनिट क्या है और उसकी वैल्यू कितनी होती है। अब बात आती है कि एप्सिलॉन नॉट, ये जो है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता या फिर हम इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है ये एप्सिलॉन नॉट यही कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, अब हम बात करें कि जो कोलम्बियन फोर्स है किन्हीं भी दो चार्ज के बीच, वो डिपेंड करता है उनके बीच के मीडियम पर कि किस मीडियम में वो चार्ज रखा हुआ है। अगर चार्ज फ्री स्पेस में रखा हुआ है या एयर में रखा हुआ है तब उसके बीच जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा हमारे पास F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पर यही किसी मीडियम में रखे हुए हैं अदर देन एयर या वैक्यूम के अलावा किसी मीडियम में रखे हुए हैं तब उसमें वैल्यू में चेंज आएगी। तो ये बात हम देख सकते हैं कि जो K की वैल्यू है वो डिपेंड करती है उन दोनों के बीच मीडियम पर कि किस मीडियम में वो चार्ज बॉडी रखी हुई है। अब बात कर रहे हैं हम डाइलेक्ट्रिक की, परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट एप्सिलॉन नॉट R से करते हैं। कहीं कहीं पर हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो कि परावैद्युतांक को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई बात नहीं, हम लेकिन यहाँ पर बात करेंगे इसको एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर तो आप K से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये K और ये वाला K ये दोनों डिफरेंट है। ये रिप्रेजेंट करेगा परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक को, और जबकि ये वाला रिप्रेजेंट करेगा साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को, जो हमने हटा करके जो कांस्टेंट लगाया था उसको रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये बात ध्यान रहे, हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम यहाँ पर K को ना यूज़ करके एप्सिलॉन और R को हम यूज़ करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में। अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये इफेक्ट करता है फोर्स को, उस पर ध्यान देते हैं। तो जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर हम सपोज दैट पहले मान लें कि किसी मीडियम में रखा गया है दो चार्ज को, जैसे हमने एक पर्टिकुलर मीडियम में रखा, तो उनके बीच की जो K की वैल्यू होगी यानी कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब एप्सिलॉन जो है वो यहाँ पर उस मीडियम की
परमिटिविटी है, एप्सिलॉन उस पर्टिकुलर मीडियम, जिस मीडियम में वो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं उस मीडियम की परमिटिविटी है। तो एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं, एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, उस माध्यम की परमिटिविटी, इक्वल्स टू होगी एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, इनटू परावैद्युतांक यानी कि ई एप्सिलॉन आर। तो हम किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है उसको बता सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू डाइलेक्ट्रिक। तो इसको हम डाइलेक्ट्रिक को कैसे लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बात कर रहे हैं कि सपोज दैट हमने एक बार चार्ज पार्टिकल को फ्री स्पेस में या फिर एयर में रखा, तब उनके बीच जो फोर्स था वो हमें क्या मिलेगा, तब हमें फोर्स मिल जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो तब था जब हमने इनको कहाँ रखा था, फ्री स्पेस में या एयर में या वैक्यूम में रखा था, ठीक है। अब हमने क्या करा, वही चार्ज को, सेम चार्ज को हमने कहाँ रख दिया, किसी पर्टिकुलर मीडियम में जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युतांक क्या था, एप्सिलॉन आर। तब हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब हमने चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम में रख दिया जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर था, तब उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, एफ मीडियम हो जाएगा हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू हमें क्या मिल गई, एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो ये वाली वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तब क्या मिलेगा हमें, तब जो FM हो जाएगा वो क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R²। ये हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये वाला फोर्स कितना था, जब हमने फ्री स्पेस में रखा था तो ये उसके इक्वल हो गया, तो हम इसको उसके इक्वल कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा FM इक्वल्स टू एफ दैट मीडियम डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि किसी भी मीडियम में जो फोर्स होता है वो फ्री स्पेस का एप्सिलॉन आर टाइम्स होता है। तो हम ये कह सकते हैं ये वाला जो फोर्स था, ये F, ये क्या फोर्स था, जो फोर्स फ्री स्पेस में या एयर में जब पार्टिकल रखे हुए थे चार्ज पार्टिकल तब लग रहा था, अब जब हमने उन्हीं चार्ज पार्टिकल को मीडियम में रख दिया है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है मीडियम पर, कि किस मीडियम में चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। अब हम यही चीज़ को डिस्कशन कर लें कि ग्रेविटेशनल फोर्स और कोलम्बियन फोर्स दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि कोलम्बियन फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि कोलम्बियन फोर्स जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। अब कुछ बेसिक पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस कर लें। तो जो हम देखते हैं कि निर्वात या एयर या वैक्यूम की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है परावैद्युतांक वो होता है 1 एयर, जबकि मेटल के लिए वो इन्फाइनाइट होता है और वाटर के लिए होता है 80, कहीं कहीं पर हो सकता है 81 हो, तो 80-81 उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कोलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। एक्चुअल में जब हम तीन फोर्स को कंपेयर करें, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि नाभिकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा मजबूत जो होता है, सबसे स्ट्रांग होता है, वो होता है न्यूक्लियर फोर्स, और उससे कम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सबसे जो कम होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो परावैद्युतांक की वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, वो इन्फाइनाइट से और 1 के बीच में रहेगी, ये बात हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत, कि कई सारे मल्टीपल
चार्जेस जब किसी सिस्टम में है तो उनके बीच फोर्स किस तरीके से अप्लाइड होगा, किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, उन चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए इस चीज़ को कंसेप्ट को पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हम बहुत सिंपल सी बात है कि सपोज दैट कोई सिस्टम ले लिया जिसमें कई सारे चार्ज हैं। सपोज दैट हम यहाँ पर तीन या चार चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है, ठीक है, हम n चार्ज मान लें या Q4 चौथा चार्ज मान लें, मतलब ऐसे कई सारे चार्जेस हैं। तो हमारा जो मेन पर्पज़ है यहाँ पर वो ये है कि हम इस पर्टिकुलर Q1 पर, किसी पे भी मान सकते हैं, हम Q2 पे मान सकते हैं, Q3 पे, लेकिन हम मान रहे हैं कि यहाँ Q1 पे इन सब चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो एक्चुअल में Q1 पर जो टोटल फोर्स है, नेट फोर्स, वो कितना लग रहा है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या बातें हैं, तो वो ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर चार्ज पर जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है वो जो होता है वो वेक्टर सम होता है किसी पर्टिकुलर चार्ज, जितने भी चार्ज हैं उन सब द्वारा लगाए गए उस पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स के। जैसे सपोज दैट ये Q1 पर हमें नेट चार्ज निकालना है, तो हम ये देखेंगे Q1 पर Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, Q3 कितना फोर्स लगा रहा है, Qn कितना फोर्स लगा रहा है, ऐसे जो टोटल फोर्स इस पर बनेगा तो उन सब का वेक्टर सम ही क्या कहलाएगा, इस पर नेट फोर्स कहलाएगा। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो सपोज दैट हमें Q1 पर फोर्स निकालना है, तो Q1 पर जो फोर्स नेट मिलेगा F1 वो किसके इक्वल होगा, F2 के, जो 1 पर लगा रहा है 2, F1/2 प्लस 3 चार्ज, यानी कि चार्ज 3 द्वारा जो लगाया जा रहा है, Q3 द्वारा जो लगाया जा रहा है फोर्स वो होगा, और साथ में Qn, ऐसे कई सारे चार्ज हैं तो उनके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उस पर वो होगा। जैसे यहाँ पर हम इस चीज़ को, हो सकता है समझ में ना आया हो कि ये चीज़ को समझ लेते हैं कि ये 1 2 क्या लिखा हुआ है, इसकी मतलब क्या है। तो हम इस बात को इस तरीके से पढ़ते हैं कि फोर्स ऑन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि चार्ज 1 पर जो दूसरा वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरीके से, F1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि चार्ज 1 पर जो दूसरे चार्ज द्वारा फोर्स लगाया गया है वो ये है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं F1/3, तो चार्ज 1 पर तीसरे चार्ज द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो ये है। ऐसे ही F हम लिख रहे हैं F1n, तो चार्ज 1 पर जो n चार्ज द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है वो ये है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई होगी अब। तो किसी भी चार्ज सिस्टम पर हम टोटल फोर्स भी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके बारे में डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इसे बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी चार्ज है, आवेश है, उसके आसपास का, चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित महसूस करे वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आए और वो उस पर अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन फोर्स फील करे, तो उस फील्ड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज एक फोर्स फील करेगा। इधर वो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है, आकर्षण बल हो सकता है, या फिर वो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है जिसको हम प्रतिकर्षण बल कह सकते हैं। तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होती है F = Q × E। तो E जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो E को हम लिख सकते हैं E = F/Q। या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी पॉजिटिव चार्ज पर जो नेट फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं कि यूनिट चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, यानी कि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे, तो डायरेक्शन बहुत सिंपल सा तरीका है डायरेक्शन डिसाइड करने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी।
अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो हम समझ जाएंगे कि इधर साइड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर साइड में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो बाहर की तरफ निकलेंगी, वो उससे बाहर की तरफ निकलेंगी, इस तरीके से। दूसरी कुछ खास बात हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि धनावेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र, वो आवेश से बाहर की ओर, तथा नेगेटिव चार्ज है ऋण आवेश की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर की ओर होगा। अच्छा, अब बात करते हैं यूनिट की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि न्यूटन पर कूलम और वोल्ट मीटर दोनों यूनिट किस तरीके से आती हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, इसकी डायमेंशंस के बारे में भी हम देख सकते हैं। जैसा कि हमारे पास डायमेंशन निकालने का बहुत सिंपल तरीका है कि हम फॉर्मूले को यूज़ करके डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E=F/Q, और फोर्स को हम जानते हैं, फोर्स की डायमेंशन नहीं जानते तो फोर्स की डायमेंशन हम m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाई q से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन हमें क्या मिल जाएगी, E=m/A/Q। तो m को हम मास को m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल M, मास की डायमेंशन कैपिटल M। a यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं L/t-2, ये हो गया हमारे पास। और डिवाइड बाई चार्ज, Q= होता है AT। Q चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं, IT, Q=IT, करंट इंटू टाइम, ठीक है। तो करंट की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम्पियर, और इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टाइम की डायमेंशन T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम ओवरऑल डायमेंशन निकाल सकते हैं। इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास E की यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन मिल जाएगी। वो क्या मिलेगी, ml, साथ में T, ये -2 है, ये T ऊपर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, और A-1। तो ये हमें डायमेंशन मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले दिया था वो फैराडे ने दिया था। अब बात कर रहे हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी कि समरूप तथा असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो हम बात करें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो देखो यूनिफॉर्म का मतलब सीधा समरूप होगी कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज ना हो, वो कहलाएगी यूनिफॉर्म। मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म। यानी कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लें, उस पॉइंट पर हमें डायरेक्शन चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड अगर सेम रह रहा है हमेशा, तब हम क्या कहेंगे उसको, यूनिफॉर्म फील्ड। और अगर वो एक समान नहीं रह रहा है तब हम क्या कहेंगे उसको, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, अगर हो सकता है मैंने कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर लिया हो तो वो गलती से हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं तो उसी को कर रहे हैं, फ्लो में हो सकता है मैं मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर लूँ, तो ध्यान रखना, यह मत सोचना कि गलत बता दिया कुछ। तो हम सीख सकते हैं, हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होगी और नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ। हम एक बात और सीख ले रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कभी भी क्लोज लूप में नहीं होती है, ये बात हमें ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम देख ले, हमने 2 पॉइंट चार्ज लिए प्लस क्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है और इनके बीच ये सेम चार्ज है प्लस प्लस, तो इनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा। इस P पॉइंट पर हम जो चार्ज लगा हुआ है उस पर फोर्स इसके द्वारा लगेगा रिपल्सन, और वो होगा बाहर की तरफ, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो हम बात कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, F/Q। तो इन दोनों के बीच का जो नेट फोर्स है, कोलम्बियन फोर्स, वो क्या होगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, F=1/4πε0 Q0/r²। अब ये फोर्स की वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर दें
तो हम यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ मिल गई। यहाँ क्यू नॉट से एक क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है, न्यूटन पर कूलम। तो हम ये बात जान सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी दो चार्ज हैं, सिमिलर टाइप के चार्ज, तो उन पर ये फील्ड हमें मिल रही है। अच्छा, जो फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पर इस केस में, वो जो फोर्स की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस चार्ज पर जो फील्ड होती है वो बाहर की तरफ होगी, तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है और फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अब हम एक बात यहाँ से हमने देखी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के, और साथ में उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके क्या है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ई जो है वो डायरेक्शन पे इस तरीके से, वो डिस्टेंस पे इस तरीके से डिपेंड करेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने ग्राफ बनाया यहाँ पर ये, तो यहाँ पर डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशन है, व्युत्क्रम रिलेशन है, तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो ये हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है कि देखो जैसे जैसे डिस्टेंस, ये वाला सेक्शन कम है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही, पहले यहाँ 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 यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ज़्यादा थी, फिर और कम होती गई, कम होती जा रही, कम होती जा रही। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और हम ये बात जान सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्रोड्यूस, वो सिमेट्रिकल होती है। अगर हम जैसे देखें, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ इस लाइन के थ्रू, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझे, कि जैसे यहाँ पर कोई ये स्फेरिकल चार्ज बॉडी थी, इस पर प्लस क्यू चार्ज था, तो इसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी तो वो इस तरीके से होगी, बिल्कुल सिमेट्रिकल तरीके से बाहर की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस चार्ज की वजह से फील्ड बाहर जाएगी और माइनस चार्ज की वजह से फील्ड अंदर जाएगी, या फिर फील्ड हमेशा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ बढ़ती है इस तरीके से। तो ये पूरी तरीके से सिमेट्रिकल टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज हमने लिया था क्यू नॉट, तो उसकी वजह से फील्ड क्यों नहीं उत्पन्न हुई, क्योंकि वो बहुत छोटा था, तो इसकी वजह से ज़्यादा कुछ मैग्नीट्यूड उसका बढ़ेगा नहीं। अगर कुछ चार्ज ज़्यादा होता तब जाकर हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते, क्योंकि टेस्ट चार्ज जो लेते हैं वो बहुत ही पॉइंट चार्ज होता है, बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है, तो उसकी वजह से कुछ खास ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होती है, तो उसका इसलिए हम कोई इफेक्ट नहीं लेते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम। बाकी हम नेक्स्ट कल के लिए लेक्चर में नया टॉपिक देखेंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और घर पर पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।